अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो जैसा कि कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लैब के लिए हम कुछ न्यू टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो उसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा सेशन समझ लें आप, है कि मैं आपको बता दूंगा कि न्यू टूल कैसे इंस्टॉल करना है और क्यों हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपने कोर्स पढ़ा उसमें आप कोडिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करते थे वो सॉफ्टवेयर टूल था डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, आप इस कोर्स में भी उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे कि हमने उसको उस पे काम करते हुए ये देखा कि उसमें कुछ फ्लॉज हैं। ठीक है, कुछ इश्यूज उसमें आ जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि इन सिंपल वर्ड उससे स्विच करने की वजह ये है कि वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, पहले तो आपके कोड बिल्कुल फंडामेंटल लेवल के छोटे छोटे से होते थे, तो आप उस पर काम कर लेते थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन इस कोर्स में आपके कोड की लेंथ में काफ़ी इजाफा होगा। ठीक है, कोड में रीयूजेबिलिटी होगी, कोड में मैनेज करना डेव सी में शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन इस टूल से हमारे पास कोड मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन काफ़ी आसान हो जाएगी। यानी सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए फॉर स्विचिंग यही है, टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। यानी इनसे इसका मतलब ये हुआ कि कम वक्त में ज़्यादा कोड आसानी से कैसे लिखा जाए। ठीक है, और जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस पे काम करने में आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी ही रीज़न है मेरा भी, लेकिन आप चाहें तो इस कोर्स में फिर कहूँगा, आपको अगर कंफर्टेबल है पुराने टूल से तो आप पुराना टूल भी यूज़ कर सकते हैं। टूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली एंड रिज़ल्ट हमें मीट करना है। ठीक है, लेकिन मैं थ्रू आउट द कोर्स जिस टूल पे आपको कोडिंग सिखाऊँगा वो है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और उसका नाम है अ, आप लिखें वी एस कोड। ठीक है, आपको अगर ये टूल डाउनलोड करना है तो आप सिंपली गूगल पे लिख दीजिए वी एस कोड। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड एक सिंपल एडिटर है, इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ आपके लिए कोडिंग एडिटर है। ठीक है, ये यानी ब्लैंक स्लेट होता है जब आप इसे इंस्टॉल करना चाहेंगे। से मैं इंस्टॉलेशन लिंक पे चला जाता हूँ और आप भी जा सकते हैं, देख रहे हैं स्क्रीन सामने। डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं, डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी। से मैं डाउनलोड पे जाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैक के लिए ऑप्शन है, लिनक्स के लिए ऑप्शन है, और विंडोज़ के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एडिटर क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो गया कि इस पे जो आपने कोड विंडोज़ पे लिखा होगा, कल को अगर आप वही कोड लिनक्स पे चलाना चाहें तो आपको सिंपली लिनक्स वाला वर्जन डाउनलोड करना है और वही कोड आपका लिनक्स पे पोर्ट हो जाएगा। और फिर मैक पे करना हो तो यही काम आप मैक पे भी कर सकते हैं। तो तीनों के लिए ये एडिटर कॉमन है। ठीक है, फिलहाल अगर कॉमन मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो मैं विंडोज़ के लिए करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये एक्सीज हैं और नीचे ज़िप फाइल्स हैं। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं ये डाउनलोड नहीं करना, लेकिन आपने इसको डाउनलोड करना है, सेव कर लेना है। और मेरे ख़्याल से 50 एमबी तक का इसका साइज़ है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और इवेंचुअली ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन आपने इसको सेव कर लेना है। ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास से एक फ़ाइल आ जाएगी, और वो फ़ाइल कैसी होगी उस फ़ाइल को देख लेते हैं हम। एडिटर्स, ठीक है, इस तरह की फ़ाइल है। ठीक, ज़ूम, वीएस कोड की फ़ाइल आ गई, मेरे पास ये वर्ज़न इंस्टॉल है, मैं अपग्रेड नहीं करना चाह रहा। मैंने इसको क्लिक किया डाउनलोड होने के बाद, तो मेरे पास वही नॉर्मल कमांड विंडो आ जाएगी इसकी। मैं रन करूँगा तो मुझे तो इसने मना कर दिया कि आपके पास ऑलरेडी एक वर्जन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सेटअप हैज़ डिटेक्टेड एंड विजुअल स्टूडियो कोड इज़ करंटली रनिंग। अच्छा, ये कह रहा है कि आप इसे क्लोज़ कर दें, दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। मैं क्लोज़ नहीं कर रहा, कैंसिल कर देता हूँ। बाकी आपको पता है नेक्स्ट 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 करते जाएंगे तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने ऑलरेडी सेटअप में, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें सेटअप हैं तो मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ अगर इस कोर्स का ही ताल्लुक होता तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता, लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीज़ें इसमें लिंक्ड हैं, तो ये वाला प्रोसीजर मैं करके नहीं दिखा रहा कि अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूँ। लेकिन
आपको आइडिया है कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है, जस्ट क्लिक नेक्स्ट 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 और डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, तो आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन जब आप इसको पहली दफ़ा रन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है ये एरिया थोड़ा सा चेंज हो, ये एरिया आपका थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको। ये एरिया थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है आपके पास, इस तरफ कुछ और हो सकता है आ रहा हो। मेरे पास रिसेंट प्रोजेक्ट्स और कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरल GUIs का आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्या मैं यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करना शुरू कर दूँ? तो देख लेते हैं। यहाँ पे साइड पे अगर आप देखें तो आपके टैब्स आ रहे हैं अलग अलग। ठीक, ये आपके पास जो है सर्च का टैब है, इसको रहने देते हैं। गिट का टैब है और डिबगिंग का टैब है और ये एक्सटेंशंस का टैब। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ये चले पहले मैं आपको नॉर्मली करके दिखा देता हूँ, कोई भी सिंपल से हेलो वर्ल्ड। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड तो इंस्टॉल आपने कर दिया, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि ये एक जस्ट एडिटर है। जस्ट एडिटर का मतलब ये है कि इसमें आप कोड लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं पता कि कोड को कंपाइल कैसे करना है, कोड को एग्जीक्यूट कैसे करना है। इट्स जस्ट एन एडिटर। एडिटर का काम सिर्फ होता है कि आप उस पर अपना कोड लिख सकते हैं, उसको कोड को कॉम्प्रिहेंड करना खुद से नहीं आता। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ से डेफ सी हमने कहीं इंस्टॉल किया है। डेफ सी हमारे पास इंस्टॉल है प्रोग्राम इधर, और डेफ सी ये रहा। ठीक है, तो डेफ सी के अंदर भी एक एडिटर है डेफ सी, और जो चीज़ इसको कंपाइल करती है वो है ये वाला फोल्डर। ये फोल्डर क्या है, MINGW64। ये फोल्डर की बिन डायरेक्टरी में मौजूद होता है हमारे पास कंपाइलर। ये मौजूद है सी का G++ भी मौजूद है हमारे पास, और इस तरह की बहुत सारी एग्जी फाइल्स मौजूद हैं जो एक्चुअली कंपाइल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो अनफॉर्चुनेटली ऑटोमेटिकली नहीं होता विजुअल स्टूडियो के साथ, क्योंकि विजुअल स्टूडियो एक जेनरिक सॉफ्टवेयर है, फिर कहूँगा। ठीक है, और जेनरिक का मतलब ये है कि वो सी के लिए भी काम आता है, C# के लिए भी काम आता है, जावा के लिए भी काम आता है, वेब डेवलपमेंट के लिए भी काम आता है, मोबाइल डेवलपमेंट के लिए भी काम आता है, आर्डिनो के लिए भी काम आता है। तो इसलिए उसमें ऑटोमेटिकली C++ की बिल्टन फीच जो है कंपाइलेशन की फीचर नहीं है। ये हमें मैनुअली एक काम करना, और ये बहुत आसान है। ये सिर्फ कैसे करना है कि जिस फोल्डर में अभी ब्राउज करके मैं आ गया हूँ, ठीक है, तो इस फोल्डर का मुझे पाथ कॉपी करना है। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास बात आ गया कि मेरे पास जो है ये बिन वाला फोल्डर जो कि MINGW के फोल्डर में मौजूद है। इसको मुझे सिंपली करना है Ctrl+C यहाँ से, और यहाँ पे एक चीज़ आती है, आप कोई सी भी विंडोज़ में देख सकते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल। विंडोज़ 8 और 10 में तो ये सर्च टैब में ही आ जाता है। ये मैं इसमें चला जाता हूँ और जाके सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में से इन्वायरमेंट वेरिएबल में, देन पाथ। ठीक है, और पाथ को जाके जैसे मुझे एडिट करना है, और एडिट में क्या करना है कि इसके एंड में सेमीकोलन लगा के ये पाथ कॉपी कर देना। दैट्स इट। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ क्या करना है मुझे। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ तक जाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपका सिस्टम 8 या 10 नहीं है, या उससे पुराना है, या मैक है, तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए जा सकते हैं। विंडोज़ में सेट करने का तरीका ये है, मैक में तरीका अलग होगा, लिनक्स में तरीका अलग होगा। ठीक है, तो विंडोज़ के लिए मोस्ट प्रोबेबली सबके लिए ऐसा ही होगा, 8.1 एंड ऑनवर्ड ऐसा ही है। दोबारा से बता देता हूँ, सर्च में लिख के इन्वायरमेंट, तो ये आ गया एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ से जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल को आपने क्लिक करना है, पाथ वाला वेरिएबल देखना है, और उसे करना है एडिट। और एडिट में सिंपली क्या करना है, पुराने वाले जो वेरिएबल्स हैं उसको ओवरराइट नहीं करना, उसको लिखे रहने देना है, इसे अपेंड करना है आगे, यानी पहले वाले भी रहे और नया सेमीकोलन लगा के Ctrl+V। दैट्स इट। ठीक है,
तो सेमीकोलन लगा के आपको क्या करना है, इसे अपेंड कर देना है, ओवरराइट नहीं करना, वरना सिर्फ और सिर्फ ये वाला सॉफ्टवेयर चलेगा, बाकी जो प्रीवियसली चल रहे थे वो बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर ये पाथ ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं, लेकिन हमारे केस में हमें ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक ऐड है, मैं इसको नहीं करता, डुप्लीकेशन हो जाएगी, और फिर आपने सिर्फ ओके करना है और काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डेव सी ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल किया आपने। डिफ़ॉल्ट अगर किया तो यहीं पे होगा प्रोग्राम फाइल 86 वाला वर्जन और डेव सी mgn, और इसका ये बिन वाला फोल्डर, आपको ये बिन वाला फोल्डर का पाथ कॉपी कराना है, क्योंकि आपके जो कंपाइलर मौजूद है इसमें ही मौजूद है। ठीक है, बस आप ये काम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस पर जो भी कोड लिखेंगे, से मैं इधर एक करके दिखा देता हूँ, न्यू फाइल ले लेता हूँ और इसमें मैं कोड लिखता हूँ, हैश इंक्लूड stdi, और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अब मुझे फाइल को सेव करना है, तो अभी ये कह रहा है कि प्लेन टेक्स्ट फाइल है, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड डॉट सी फाइल है। ठीक है, मुझे एक्सटेंशन इससे खुद बतानी पड़ती हैं। क्यों बतानी पड़ती हैं? क्योंकि मैंने बताया जैसे कि ये सी पे भी काम करता है, ये जावा पे भी काम करता है, ये आर्डिनो फाइल पे भी काम करता है, तो इसकी हर मर्तबा जब भी आप फाइल क्रिएट करेंगे तो आप एक्सटेंशन बताएंगे, और मैंने फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, कलर में हाईलाइट होना शुरू हो गया, और int मेन, और मेन के बाद क्या लिखते हैं, printf, और printf में मैं लिख लेता हूँ सिंपली हेलो VS कोड, और एंड में कोई हमारा रिटर्न 0। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। अब सवाल ये है कि इसको कंपाइल कैसे किया जाए और इसको रन कैसे किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक आपके पास चीज़ है टर्मिनल, और अगर आप टर्मिनल में जाके करते हैं न्यू फोल्डर ओपन में, हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी वर्कशॉप एम्प्टी है। ओपन एडिटर, अच्छा ओपन में ही है, यहाँ पे से दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ओपन है। अब अगर मैं इसको टर्मिनल में जाके करता हूँ रन बिल्ड टास्क, तो हमारी ये कंपाइल करने के बाद .exe फाइल जनरेट कर देगा अगर सब कुछ सही रहा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मसला दे दिया इसने कि टास्क आर ओनली अवेलेबल ऑन अ वर्क स्पेस फोल्डर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक गलती क्या की, मैंने डायरेक्टली न्यू फाइल बनाई और शुरू हो गया, तो ऐसे करना सही नहीं था। ठीक है, मुझे ये फाइल यहाँ पे नहीं बनानी चाहिए थी, बल्कि इस फाइल को, ये जो लिखा हुआ नो फोल्डर ओपन, यहाँ पे आके मुझे सिंपली क्या करना है, ओपन फोल्डर अगर मैं कर दूँ और डेस्कटॉप की तरफ ब्राउज करा दूँ, ठीक है, इतना करना काफ़ी रहेगा। ठीक है, ये रही मेरी हेलो सी वाली फाइल। ठीक है, इस फाइल पे मैं दोबारा से आया हूँ। ठीक है, वर्क स्पेस में ओपन है, और दोबारा से टर्मिनल पे जाता हूँ, रन बिल्ड टास्क करता हूँ। तो इसने मुझसे पूछा कि आप किस तरीके से बिल्ड करना चाहेंगे। इसने ऑटोमेटिकली देखें ऊपर से मुझे ड्रॉप डाउन में शो कर दिया कि ये वाला कंपाइलर आपके पाथ में आ रहा है। और ये क्यों आया पाथ में, पॉसिबल हुआ क्योंकि अभी मैंने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया है उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ कि इसको जैसे ही मैंने कहा कंपाइल करो, तो इसने बोला भाई पॉसिबल जो इस टाइप के एक्सटेंशन के लिए कंपाइलर है वो ये है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा भी होते हैं बाद औकात। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, इसी से मैं करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, इसने मेरे प्रोग्राम को कंपाइल किया, और आप ये देखें इसने एक्जी को जनरेट कर दिया, यहाँ पे एक्जी आ गई। ठीक है, अब इस एक्जी को मैं डायरेक्टली भी क्लिक करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ सकता है, लेकिन मैं डायरेक्टली क्लिक नहीं करना चाह रहा। मैं टर्मिनल में जाके रन टास्क करके देखता हूँ क्या होता है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कैसे रन करना चाह रहे हैं। मैंने कहा भाई
चलें, शेष में बहुत सारा ऑप्शन, में शेल कह देता हूँ, देखते हैं शेल पे क्या होता है। नहीं है शेल। अच्छा चले, यहाँ पे खैर रन करना चाहूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। कहाँ पे मेरे पास हुई भी है, ये रही, ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड हुई, लेकिन आपको पता है क्या हुआ, इसने फटाफट ओपन किया और क्लोज कर लिया। तो इससे बचने का तरीका क्या होता था कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रिटर्न से पहले बल्कि गेट ch, और इसके लिए मुझे कौन सी लाइब्रेरी चाहिए होती है, मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए होती है जिसका नाम होता है हैश इंक्लूड कौन। ठीक है, मैं टैब दबाता हूँ तो इंटेलिजेंस में जो भी मेरे पास आगे आ रहा होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ऑटो कंप्लीट। तो बाहर से टर्मिनल रन टास्क के लिए लिखा हुआ है, वैसे शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट बी। दोबारा से इसने मुझे बोला भाई कंपाइलर बताओ, जो कि थोड़ा सा ओवरहेड लग रहा है कि मुझे बार बार क्यों बताना पड़ रहा है। तो साथ रहिए कि मैं अभी एक आपको इसका आसान तरीका भी बताता हूँ। अब जाके अगर मैं इस एग्जी को रन करता हूँ, सिर्फ अभी ये वेरीफाई करना है कि ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, हेलो वीएस कोड, ये काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ अभी ये हुआ कि मैंने एक सक्सेसफुली एग्जाम्पल रन कर ली वीएस कोड से। ठीक है, अभी ये जिस तरीके से की गई, ये तरीका इतना एफिशिएंट आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, क्योंकि डेफसी बस सिंपल, मैं ओपन करता था, क्लिक करता था, कंपाइल का बटन हिट करता था, रन का बटन हिट करता था और दैट्स इट। ठीक है, सो फार सो गुड। डेफसी आगे है, विजुअल स्टूडियो कोड में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर कहूँगा कि ये काम सिर्फ आपको एक दफ़ा करना है, हर मरतबा नहीं करना पड़ेगा। सेटअप है, ठीक है, इनिशियल सेटअप टेक्स टाइम, लेकिन उसके बाद जब आपके आगे के काम है ना, वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। और अभी मैं मज़ीद इसमें बताने वाला हूँ आसानियाँ क्या क्या। ये बिल्कुल आसानी नहीं है जो मैंने अभी आपको करके बताई है, सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल रन करके बताई। ठीक है, इस एग्जांपल को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपने लिए आसानियाँ कैसे कर सकता हूँ, आसानियाँ करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर देखा जाए ये टैब आ रहा है सबसे नीचे, ये टैब है एक्सटेंशन का टैब। ठीक है, तो अगर आप जब सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं या सी प्लस प्लस पे, तो दो एक्सटेंशन है, तो यू मस्ट इंस्टॉल देम। ठीक है, आपको वो दो एक्सटेंशन ज़रूर इंस्टॉल करनी है ताकि आपका काम और आसानी से हो जाए। ठीक है, जिसमें सबसे पहली एक्सटेंशन तो है जी सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन में यहाँ पे सर्च में लिख लेता हूँ सी, और सी प्लस प्लस लिखूंगा ही तो सबसे पहली एक्सटेंशन आ रही है, और ये बाय माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड भी माइक्रोसॉफ्ट का है और ये एक्सटेंशन भी माइक्रोसॉफ्ट की है। इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ था और मैंने डिसेबल किया हुआ था। ठीक है, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। अच्छा नहीं, ये डिसेबल इनेबल ही हुई हुई ऑलरेडी, तभी मेरी इंटेलिजेंस काम कर रही थी। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ, ठीक है, ये डिसेबल मुझे इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि मेरे पास इस पे एक और एक्सटेंशन रिलाई कर रही है जो है आर्डिनो की एक्सटेंशन। तो मैं अनफॉर्चुनेटली इसे डिसेबल करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा होगा, जिस तरह ये इंस्टॉल के ऑप्शन आ रहे हैं, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। कौन सी वाली एक्सटेंशन करनी है, बाय माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस इंटेलिजेंस डिबगिंग एंड कोड ब्राउजिंग एक्सटेंशन है। ठीक है, और इसका लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और लिंक कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है मैंने आपको इसका, हाँ आप अगर जाएंगे अपने कोर्स फोल्डर पे, तो यहाँ पे मैंने टूल्स एंड सेटअप का एक लिंक दिया हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसी पेज पे पहुँच जाएंगे जो आपको बता रहा होगा कि ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, और बाकी भी स्टेप्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, ये इस पे भी आता हूँ, ये क्या चीज़ है, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहली एक्सटेंशन तो ये इंस्टॉल कर ली, और दूसरी एक्सटेंशन जो मुझे चाहिए वो है कोड रनर। ठीक है, ये कोड रनर की एक एक्सटेंशन है, ये मुझे इंस्टॉल करनी है। ये मैंने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल नहीं है तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि अभी मुझे कोड रन करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे जब ये इंस्टॉल हुई है तो मेरे पास इस कोड, हर फाइल के कोड के साथ ये देखें एक बटन आना शुरू हो गया, रन कोड। तो मैं सिंपली रन कोड करूँगा और ये देखें, अगर आप देख सकें तो ये हेलो वर्ल्ड मेरा आउटपुट यहीं पर डिस्प्ले हो गया, मुझे सेपरेटली जाके इसे रन करना नहीं पड़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेव सी में होता था, जब मैं रन का बटन दबाता था तो ये रन हो जाता था।
ठीक है। बस उसमें क्या होता था, एक ब्लैक स्क्रीन निकल के आती थी। इसमें जो ब्लैक स्क्रीन है वो आपके साथ साथ नीचे ही चल रही है टर्मिनल के नाम से। आप इसको साइज में बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है, या इसे चाहे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो मैं इसको यूजुअली ऐसे ही रखता हूँ साथ साथ। और अगर आप देखना चाहें कि चेंज करके क्या होता है, तो थोड़ा सा एक और प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको कहते हैं एंटर अ नंबर, और एक नंबर डिस्प्ले करा के देख लेते हैं, एंटर अ नंबर। ठीक है, ये जो आपको इंटेलिजेंस दिखाई दे रही थी, ये उसी एक्सटेंशन की वजह से थी जिसका नाम था C++ की एक्सटेंशन। अगर वो नहीं होती इंस्टॉल तो मेरे पास मसला आ जाता। और मसला क्या आता कि ऑटोमेटिकली जो कौन आयो stdio डिटेक्ट हो रहे थे, ये नहीं होते। ये चीज़ कहलाती है इंटेलिजेंस %d। और मैं इसमें कर लेता हूँ एक नम, और नम मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो जान के देखते हैं क्या होता है। एक एरर डिक्लेयर छोड़ दिए, गेट सी एच हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कौन आयो की हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सेव की फाइल। अच्छा, इस स्टेप को जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये दो काम करता है, कंपाइल भी कर देता है और एग्जीक्यूट भी कर देता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली प्ले करता हूँ तो ये कंपाइल और एग्जीक्यूशन के बाद दोनों काम जो होंगे वो बताएगा। डी इज नॉट डी कहाँ है? कहीं पे मैंने कोई टाइप %d। अच्छा, स्कैन एफ का सिंटेक्स सही है। ऐसा क्यों कहा इसने कि स्कैन? चलिए एक काम कर लेता हूँ दोबारा से इसको। सिंटेक्स तो सही है, इसी तरीके से स्कैन एफ का सिंटेक्स होता है। स्क्वायर डी पे नहीं, स्क्वायर नम पे देना चाहिए। अच्छा, दोबारा से एक मरतबा करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि देखें, एक एरर मैंने इसमें इंटेंशनली इंड्यूस करवाया इन फंक्शन मेन। ठीक है, लाइन नंबर 6 पे कह रहा है एरर है नम अनडिक्लेयर। ये नंबर अनडिक्लेयर है और एग्जैक्टली कहाँ ये इशू जनरेट हो रहा है, यहाँ। तो एरर इस तरीके से शो हो सकते हैं और बिल्कुल सही शो हो रहा है, एरर इसमें शो होना चाहिए था। ठीक है, तो फिर मैंने इसको नम को डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ मैंने ऊपर एक लाइन लिखी, इंटीजर नम, सेव किया, रिकम्पाइल किया, और अब ये देखें मेरे पास स्क्रीन आ रही है एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर में मैंने नंबर एंटर किया, से 7। क्लिक करना पड़ेगा मुझे इस विंडो पे 7। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसका, क्योंकि मैंने वो नंबर इनपुट ही लिया, सिर्फ डिस्प्ले नहीं करा। तो इस प्रोग्राम को मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, एंटर अ नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद उसी नंबर को हम प्रिंट कराते हैं। अच्छा, ठीक है, एंड यू हैव एंटर्ड %d, और मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंपली नाम। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। ठीक है, दोबारा से आ रहा है एंटर अ नंबर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नंबर एंटर किया 876। यू हैव एंटर 876। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे मेरे पास डेफ सी काम करता था। और इसमें बल्कि अच्छी बात क्या है कि इसका टर्मिनल जो है इसमें एम्बेडेड है, यानी इसका आउटपुट जो है मुझे इसी स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है। मुझे बार बार ब्लैक स्क्रीन और उस पर स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर शायद ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखें, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। हो सकता है कुछ लोगों को वो अलग से सेपरेट विंडो रन होकर अच्छी लगती हो, कुछ को इस तरीके से काम करना हो। तो इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा एडिटर प्रेफर करते हैं। ठीक है, मेरी चॉइस ये है। तो थ्रू आउट द कोर्स अब जो मैं लैब्स आप लोगों को कराऊंगा इसमें करवाऊंगा, और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता रहूँगा कि इसमें किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। और अभी आपने देखा होगा कि मैंने इसमें एक ट्रिक यूज़ की है कॉपी करने के लिए। ठीक है, और आपने देखा कि ये लाइन को मैं देखें यहाँ से कहीं पे भी इजीली मूव कर पा रहा हूँ।
किसी भी जगह पे कोड को ले जा सकता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और बाय द वे मैं इस तरह कर पा रहा हूँ कि सिंपली मैंने ऑल्ट की प्रेस की किसी भी लाइन पे जाके और बाकी कर्सर की से अप एंड डाउन करता हूँ। एक लाइन के साथ भी कर सकता हूँ और ये काम मैं मल्टीपल लाइन को भी सेलेक्ट करके कर सकता हूँ। ऑल्ट प्रेस किया और ये पूरा का पूरा कोड अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये एक तो चीज़ ये है जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है VS कोड में, जो डेफ सी में नहीं है। और इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जब आप बड़े बड़े कोड लिखते हैं, तो आप फिर कट करें फिर पेस्ट करें, इस तरह की चीज़ों से बचने का तरीका ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अब मैंने VS कोड को सेटअप कर लिया है फॉर आवर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मैंने इस क्या किया, ठीक है, रिकॉल करा देता हूँ। मैंने सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया और विजुअल स्टूडियो कोड के पास कंपाइलर नहीं था, तो मैंने कंपाइलर का इसको एक रास्ता दे दिया। ये कंपाइलर खुद ब खुद ढूंढता है, कहाँ पर ढूंढता है कि देखता है कि विंडोज़ में जो पाथ वाला वेरिएबल सेट हुआ हुआ है उसमें कोई कंपाइलर गिवन है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो मुझे सिर्फ ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है कि अगर मेरे कंप्यूटर में कहीं कंपाइलर इंस्टॉल है, जैसे कि मैंने बताया डेफसी ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो कहाँ इंस्टॉल था, इस बिन वाले पाथ में, बाइनरी पाथ में, MINGW64 का बाइनरी पाथ में इंस्टॉल था। ये पाथ मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। कहाँ प्रोवाइड कर दिया, विंडोज़ को प्रोवाइड कर दिया। विजुअल स्टूडियो कोड विंडोज़ से खुद ब खुद ये पाथ ले लेगा और यहाँ पे कोई कंपाइलर हुआ तो उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। मुझे ये पाथ विंडोज़ को प्रोवाइड करना है। फिर कह रहा हूँ ये VS कोड की सेटिंग्स में नहीं है, ये विंडोज़ की सेटिंग में है। VS कोड इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा फ्रॉम दैट पाथ वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो मैंने लिंक आपसे शेयर किया था, ये आप इसको फॉलो करके भी कर सकते थे, काम मैंने करके भी बता दिया। आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के बाद ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करें C++ की। ठीक है, कोड रनर यहाँ पे नहीं बताया हुआ, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है और ज़्यादा आसानी से कोड को रन करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ कहा हुआ है कि कंपाइलर नहीं होता, तो कंपाइलर इनका इंस्टॉल करने का भी इन्होंने तरीका बताया हुआ है। मैंने तो वो तरीका यूज़ किया जो हम आसानी से कर सकते थे। यानी मुझे पता है कि आप लोगों ने कोर्स पढ़ा है जिसमें आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था डेव C++, तो मुझे आइडिया था कि वो आपके पास इंस्टॉल है, तो ये स्टेप मैंने कंप्लीटली स्किप कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप इस स्टेप को स्किप नहीं करते और आपके कंप्यूटर में कोई कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है, यानी पहले से डेव सी भी इंस्टॉल नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और इस स्टेप में क्या है कि आपको ये वही देखें, वही चीज़ है MIGW, ये दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये भी मैंने किया हुआ है अपने पास इंस्टॉल, ये मेरे पास सेपरेटली भी इंस्टॉल है। इसमें MI प्रोग्राम फाइल में ये रहा। ठीक है, ये चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल है। तो मैं चाहता इसको ये वाला पाथ भी दे सकता था, यानी ये पाथ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये सेपरेटली अगर मैं इंस्टॉल करूंगा तो ये वाला पाथ प्रोवाइड कर दूंगा विंडोज़ के पाथ वेरिएबल को, और अगर डेव सी ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ये वाला पाथ प्रोवाइड, वो वाला पाथ प्रोवाइड करूंगा। तो दोनों पाथ में पाथ वही है कि मुझे रेफरेंस करवानी है MINGWN का ऑफ ये बिन फोल्डर जिसमें मेरे पास क्या मौजूद है। ये देखें वही सब कंटेंट है, GCC भी मौजूद है, GDB मौजूद है, G++ भी है, इस तरह की चीज़। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक, मैं प्रेफर कर रहा हूँ ये वाला तरीका, क्योंकि इसमें फिर कल को अगर मैंने डेव सी अनइंस्टॉल कर दिया बेध्यानी में, तो ये वाला फ़ोल्डर भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हो जाएगा तो फिर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड भी काम नहीं करेगा। तो ये जनरल टूल था, ये आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर बताया है। इंस्टॉल करते हुए बस आपने ये सेलेक्ट करना है 8664, ये आपके जो 86 और 64 बिट वाला बात है। 86 का मतलब है 32 बिट सिस्टम और 64 का मतलब है 64 बिट सिस्टम। ये इंस्टॉल कर लेना, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद वही स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपको पाथ वेरिएबल में जाके ये चीज़ मॉडिफाई करनी है। आप इन्वायरमेंट एंड सेटिंग्स में जाएँ, पाथ वाले वेरिएबल को एडिट करें। ठीक है, फिर कह रहा हूँ एडिट करना है, ओवरराइट नहीं करना, और ये वाला पाथ लिख देना है। कह रहे हैं अगर आपने सब कुछ नेक्स्ट 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 किया है तो डिफ़ॉल्ट पाथ ये होगा, आप सिंपली इस पाथ को कॉपी कर दें। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपके पास पाथ में जब आप डाल देते हैं तो वो कमांड ग्लोबल हो जाती है। यानी आप चेक कर सकते हैं, मैं इसे चेक कर सकता हूँ G++-V कि अगर इसमें इंस्टॉल है या नहीं मुझे पता करना हो, तो ये मुझे वर्जन बता देता है। ये मुझे बता रहा है कि सिस्टम पे इंस्टॉल है GC++ और इसका वर्जन है 8.1.0। ठीक है, और भी बहुत सारी डिटेल दे रहा है।
तो ये देखें ये वाली डिटेल दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो बाइनरी फोल्डर कॉपी किया है वो कौन सा वाला किया है, जो ये सेकंड वाला आपको दिखा है। ठीक है, डेफ सी वाला भी कर सकते हैं आप, ये वाला भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर का जो पाथ में मौजूद है, मैं वर्जन चेक कर सकता हूँ। उसे मैंने लिखा नोड वी, तो ये मेरे पास एक नोड नाम की चीज़ इंस्टॉल है, उसका वर्जन बता देगा। ये देखिए इसने बता दिया भाई आपके पास नोड का 12.18.0 वर्जन इंस्टॉल है। सेम मैं एक और चीज़ चेक करना चाहता हूँ, मेरे पास npm इंस्टॉल है, इसका वर्जन बता दूँ, तो ये मुझे इसका वर्जन बता देगा। npm के वर्जन पे क्यों अटक गया है ये, बता दिया। ठीक है, 6.14.4। तो किसी भी चीज़ का आपको वर्जन पता करना हो थ्रू कमांड लाइन, तो आप डैश वी लगा के वर्जन पता कर सकते हैं। और अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, से मैंने लिख दिया ABC वर्जन, तो ये देखो क्या कहेगा। अगर कोई चीज़ आपके पास इंस्टॉल नहीं है, पाथ में नहीं आती, इंस्टॉल है और पाथ में नहीं आती, तब भी यह इंस्टॉल ना हो तब भी ये इस तरह का एरर दे देगा, ये कमांड रिकग्नाइजेबल नहीं है। तो अगर मैं पाथ में इंक्लूड नहीं कराता वो GC++ को, तो GC++ वाली कमांड पे भी यही मैसेज आ रहा होता कि ये पाथ में नहीं है, ये रिकग्नाइजेबल ही नहीं है। ये नहीं बताएगा कि पाथ में नहीं है, बताएगा ये रिकग्नाइजेबल नहीं है। अब रिकग्नाइज ना होने की दो वजूहत हो सकती हैं, या तो वो इंस्टॉल्ड ही नहीं है सिरे से, या तो इंस्टॉल्ड है और विंडोज़ को नहीं पता वो कहाँ इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो विंडोज़ को आप बता दें पाथ में जाके कि भाई ये यहाँ इंस्टॉल्ड है, तो फिर ये मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर द सेटअप। ठीक है, इससे ज़्यादा सेटअप में कुछ नहीं है। हमें ये दो चीज़ें चाहिए, G++ भी इंस्टॉल है, हम ये भी वेरीफाई कर लेते हैं कि GDB इंस्टॉल है कि नहीं। GDB डिबगर है, इसकी ज़रूरत हमें आगे चल के कहीं अगर हम फंसते हैं तो पड़ सकती है, नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो GDB भी मेरे ख्याल से हमारे पास इंस्टॉल्ड है और इसका वर्जन है, अच्छा GDB हमारे पास है GNU डिबगर। ठीक है, GNU डिबगर 8.1। डिबगर की ज़रूरत भी पड़ेगी, जो हम असल वजह ये है यहाँ पे आने की कि डेफ सी में हमारे पास डिबगिंग नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आप देखेंगे किसी कोड में कहीं ना कहीं मैं आगे चल के आपको डिबगिंग भी बताऊंगा कि बड़े कोड हों तो उसमें गलती के चांसेस होते हैं और गलतियों को हम कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द सेटअप क्लास। तो अगर आप लोगों को कोई सेटअप से रिलेटेड क्यूरीज हो, कंफ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अपनी एक्चुअल लैब सेशन की तरफ चलते हैं और उसको हम फिर विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू ही करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास आज इंस्टॉल नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, आज आप वाली लैब डेव सी पर भी कर सकते हैं, ओल्ड स्कूल की तरह, कोई इशू नहीं है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन और क्यूरीज है तो काइंडली बता दीजिए, वरना फिर हम लैब सेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। तो शैल आई कंक्लूड क्लास? चलें, तो ये विजुअल स्टूडियो सेटअप ट्यूटोरियल को मैं कंक्लूड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।